दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध सिर्फ एक संयोग मात्र होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो म्यूजिक अरसा 777 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहा। कमरे में मौजूद सभी की नजरें एक ही जगह टिकी हैं। वो ध्यान से देख रहा था कि आज सब ध्रुव के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि जब वो सच बताएगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसने महसूस किया कि ये लोग ध्रुव को कैसे गंदी नजर से देख रहे थे। उसे लगा, इन लोगों को ये याद दिलाना चाहिए कि अगर ध्रुव ने उनकी मदद नहीं की होती तो क्या ये आज यहां बैठकर खुशी से खाना खा रहे होते। उसने सोचा, इन सबको तो घर जाकर रोना चाहिए। तारा की आंटी मैरी ने कहा, हां, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद मिस्टर ध्रुव। ये टोस्ट आपके लिए है। मैं अब इसे पी लेती हूं, आप अपना वक्त लें। लेकिन वही आंटी मैरी, जो दोपहर में ध्रुव का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रही थीं, अब उसकी तारीफ कर रही थीं। वो ध्रुव के मामले में बहुत ज्यादा चूजी थीं। केन का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो स्मिथ परिवार का नाम आगे नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन आंटी मैरी के बेटे के जरिए ये नाम आगे जा सकता था। भले ही केन स्मिथ परिवार में सबसे होनहार था, लेकिन ओल्ड मास्टर स्मिथ हमेशा अपने दूसरे बेटे का पक्ष लेते थे, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी एक बेटा था। केन बहुत पुत्रवत था, लेकिन ओल्ड मास्टर स्मिथ के इस पक्षपात की वजह से उसके दूसरे बेटे को रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा फायदा मिलता था। उन्होंने तो गुप्त रूप से ओल्ड मास्टर स्मिथ से यह भी कह दिया था कि अगर केन अपनी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों को दे देगा तो स्मिथ परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब जब ध्रुव की पहचान एक अमीर परिवार के बच्चे के तौर पर उजागर हो गई थी, तो आंटी मैरी बेहद खुश थीं। ध्रुव को स्मिथ की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो स्मिथ को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकता था। जब ऐसा होगा तो आंटी मैरी को बड़ी विरासत मिल सकती थी। वो सोचने लगीं कि अगर उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति आ गई तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक अमीर महिला होना कितना अच्छा होगा। ये सोचते सोचते उन्होंने ध्रुव को मुस्कुराते हुए देखा। वो उसे ठीक उसी नजर से देख रही थीं जैसे एक सास अपने दामाद को देखती है। जितना ज्यादा वो उसे देखती, उतनी ही खुश होती। उन्होंने कहा, मिस्टर ध्रुव, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से स्मिथ को वापसी का मौका मिला। मैं फिर से आपके लिए टोस्ट करती हूं। मेज पर बैठे सभी वयस्कों ने एक एक करके ध्रुव के लिए टोस्ट किया। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब लोग उसे कैसे संबोधित कर रहे थे। दोपहर में सब उसे सिर्फ ध्रुव कहकर बुला रहे थे, लेकिन अब मिस्टर ध्रुव कहने लगे थे। इसके अलावा पहले लोग तभी शराब पीते थे जब ध्रुव अपना पेय खत्म करता था, लेकिन अब सब पहले पी लेते और ध्रुव चाहे ना भी पिए तो भी कोई कुछ नहीं कहता। यह स्थिति और पद का बदलाव था। रात्रि भोज जारी रहा और ध्रुव उस रात का सितारा बन गया। अब हर कोई ध्रुव का सम्मान कर रहा था, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। अगर ध्रुव कुछ खाने की इच्छा जताता तो वो खाना तुरंत उसके सामने आ जाता और देर तक रखा रहता। डिनर के मेजबान और मेहमान खूब मस्ती कर रहे थे। जैसे ही डिनर खत्म होने वाला था, दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। सबने सोचा शायद वेटर होगा, लेकिन एक कर्कश आवाज सुनाई दी, जो वेटर की बिल्कुल नहीं लग रही थी। मिस्टर स्मिथ, आप यहां हैं। आपको ढूंढना कितना मुश्किल था। वो आवाज गूंजी। केन ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसके हाव भाव बदल गए। एक भयंकर आदमी कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे कुछ और लोग भी थे। साफ था कि वो कोई शरीफ इंसान नहीं था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने केन के कंधे पर इतना जोर से थप्पड़ मारा कि केन के हाथ में पकड़ा चाकू जमीन पर गिर गया। एरिक, ये क्या कर रहे हो? ये एक पारिवारिक समारोह है, यहां कोई बखेड़ा मत खड़ा करो, केन ने गुस्से से कहा। मैं बखेड़ा खड़ा कर रहा हूं,
अगर तुमने मेरे पैसे चुकता कर दिए होते तो क्या मैं यहां आता? तुम अब अमीर हो और फिर से मशहूर मिस्टर स्मिथ बन गए हो, तो अब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं? एरिक वॉटर्स ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, एरिक, यह मामला तुम्हारा और हार्वे का है। इसका मुझसे या मेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, केन ने शांत रहते हुए कहा। हार्वे नील केन का पूर्व पार्टनर था। उसने कंपनी की सारी संपत्ति चुरा ली थी और कंपनी के नाम पर कर्ज भी ले लिया था। केन ने वो कर्ज चुका दिया था क्योंकि कंपनी के नाम पर लोन लिया गया था और वो कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि था। ये उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसे इस बात का पछतावा था कि उसने हार्वे जैसे गलत आदमी से दोस्ती की। हालांकि हार्वे ने ही एरिक से व्यक्तिगत कर्ज लिया था। तर्क से देखा जाए तो इसके लिए केन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन अब जब एरिक हार्वे को ढूंढने में असफल रहा तो उसने केन को निशाना बना लिया। साथ ही एरिक एक स्थानीय तानाशाह था और उसके अधीन कई लोग काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से केन की कंपनी में कई लोग परेशानी खड़ी कर रहे थे। सबके सब पैसे मांगने आ जाते थे। पुलिस को बुलाने पर वे चले जाते, लेकिन जैसे ही पुलिस वापस जाती वे फिर आ जाते। जैसा कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति से भिड़ना समझदार व्यक्ति से भिड़ने से ज्यादा खतरनाक है। एरिक के दबाव से केन बहुत परेशान था। उसने पैसे चुकाने के बारे में सोचा भी, लेकिन एरिक ने 5 लाख के मूलधन के अलावा 1 मिलियन का ब्याज भी मांगा। कुल मिलाकर यह रकम 1.5 मिलियन थी। यही वजह थी कि केन ने एरिक को पैसे देने का विचार छोड़ दिया। वो जानता था कि एरिक जैसे लोग अगर एक बार फायदा उठा लें तो वे खून की गंध सूंघने वाले शार्क की तरह होते हैं। एक बार पास आ जाएं तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। मिस्टर स्मिथ, आप ऐसा नहीं कह सकते। हार्वे आपका दोस्त था और आपकी कंपनी का शेयर धारक भी। अब जब आप वापस आ गए हैं तो कौन जानता है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने की साजिश रची हो, एरिक ने तीखे लहजे में कहा। एरिक जानता था कि हार्वे ही वो शख्स है जिसने कंपनी का पैसा चुराया, लेकिन उसे अपनी रकम वसूलने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था। आखिरकार केन की कंपनी अचानक वापस आ गई थी, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान केन पर लगा दिया। एरिक, यहां हंगामा करना बंद करो। हार्वे ने कंपनी का पैसा ले लिया है और मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। तुम उनसे खुद पूछ सकते हो कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं, केन ने गंभीर आवाज में कहा। मुझे पुलिस की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसों की परवाह है, एरिक ने गुस्से से कहा। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं हर दिन तुम्हारे ऑफिस आऊंगा। देखते हैं किसके पास ज्यादा धैर्य है। इतना कहकर एरिक ने कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर दौड़ाई। जैसे ही उसकी नजर तारा पर पड़ी, उसकी आंखें वहीं रुक गईं। तारा बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। भले ही वह बैठी हुई थी, लेकिन उसकी कदकाठी बता रही थी कि वह 170 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी होगी। एरिक ने अपनी जिंदगी में बहुत सी औरतों को देखा था, लेकिन तारा जैसी कोई नहीं थी। उसकी खूबसूरती बाकियों से कई गुना ज्यादा थी। महिलाओं के प्रति उसका झुकाव हमेशा से गहरा था। तारा को देखकर उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे इस लड़की को पाना है। एरिक, अपनी हद में रहो, केन ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, लेकिन एरिक ने केन को अनदेखा कर दिया और तारा के पास चला गया। मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैं एरिक वॉटर्स हूं और मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी गुस्से में थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। एरिक गोट सिटी का मशहूर तानाशाह था। उसे नाराज करना मतलब मुसीबत मोल लेना था। यहां तक कि केन भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था। स्लैम! केन ने गुस्से में हाथ मेज पर पटका और खड़ा हो गया।
उसने एरिक की तरफ इशारा करते हुए दहाड़ा, एरिक, अपनी हद में रहो। अगर तुमने मेरे परिवार को छूने की कोशिश की तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें रोकूंगा। केन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह एरिक की सोच को अच्छी तरह समझता था। एरिक उसकी बेटी पर हाथ डालना चाहता था। केन इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सका तो वह खुद को मर्द क्यों कहे। इसके अलावा उसका भावी दामाद ध्रुव भी सब कुछ देख रहा था। हालांकि केन ने ध्रुव से मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा। भले ही ध्रुव एक अमीर परिवार से था, लेकिन यह उनके क्षेत्र से बाहर का मामला था। यहां उनकी कोई शक्ति या अधिकार नहीं था। एरिक ने केन की धमकी को नजरअंदाज किया और तारा की ओर देखते हुए अपनी आंखों को सिकोड़कर मुस्कुरा दिया। ओह, तो यह आपकी बेटी है? एरिक ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। मिस्टर स्मिथ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी इतनी खूबसूरत बेटी है? अगर आपने मुझे यह बताया होता तो यह झगड़ा कभी नहीं होता। एरिक के चेहरे पर चिंता का नामो निशान नहीं था। मेरे साथ मरने की बात कर रहे हो? केन स्मिथ, तुम तो मेरे साथ मरने के लायक भी नहीं हो। तुम जैसे छोटे मोटे अमीर लोग गोट सिटी में बहुत हैं, लेकिन मेरे जैसा एरिक वॉटर्स, यह शहर मुझसे डरता है। एरिक अपनी बातों और तेवर से किसी को भी डराने में माहिर था। वह कम से कम गोट सिटी के शीर्ष 5 सबसे खतरनाक लोगों में तो आता ही था। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि केन या उसके जैसे लोग क्या कर सकते हैं। एरिक के पास कई तरीके थे किसी को मजबूर करने के, खासकर अगर वह शख्स और उसका परिवार गोट सिटी में रहना चाहता हो। केन ने गहरी सांस ली और शांत होते हुए कहा, एरिक, जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा, बस अब यहां से चले जाओ। लेकिन एरिक अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर स्मिथ, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को मुझे दे दें तो मैं वादा करता हूं कि आपकी कंपनी गोट सिटी में खूब तरक्की करेगी। क्या कहते हैं तुम? केन इतना गुस्से में था कि वह बोल नहीं सका। तारा की मां लॉरा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। उसने अपने फोन को निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने अपने अशुभ स्वर में कहा, अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम चाहोगी कि हर सुबह तुम्हारे घर के सामने गंदगी का ढेर लगा हो, या जब तुम सड़क पर चलो तो तुम्हारे ऊपर गंदगी फेंकी जाए? एरिक की इस धमकी ने लॉरा को हिलाकर रख दिया। उसका हाथ फोन पर रुक गया। उसे डर था कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो यह उसके परिवार और उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। में मौजूद हर कोई सहमा हुआ था। एरिक का इतिहास सबको पता था। वह सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन अपने घटिया और चालाक तरीकों से लोगों की जिंदगी नर्क बना देता था। देखा, यही समझदारी है, एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। केन ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, कितना चाहिए तुम्हें, एरिक? केन जानता था कि एरिक ने उसकी कमजोर कड़ी पकड़ ली है, उसका परिवार। यह वह बात थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। मिस्टर स्मिथ, मैंने पहले ही कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा और फिर तुम्हारी कंपनी गोट सिटी में खूब फलेगी। मैं तुम्हारे दुश्मनों को नष्ट करने में भी मदद करूंगा। यह नामुमकिन है, इसके बारे में सोचो भी मत, केन ने गुस्से में चिल्लाते हुए जवाब दिया। ओह, नामुमकिन? ठीक है एमी स्मिथ, मुझे उम्मीद है कि 3 दिन बाद भी तुम्हारे शब्द ऐसे ही मजबूत होंगे, एरिक ने धीमे स्वर में कहा। फिर उसने तारा की ओर बढ़ते हुए अपना हाथ उसके गाल पर रखा। तारा सहम गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। केन यह सब देख रहा था, लेकिन वह बेबस था। एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच लो, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मिस स्मिथ, बस 2 दिन का इंतजार करो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता अपना मन बदल लेंगे।
जैसे ही एरिक तारा के गाल को छूने वाला था, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। एरिक हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उसे रोकने की हिम्मत करेगा। उसने नीचे देखा तो पाया कि तारा के बगल में खड़े एक युवक ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। बच्चे, अपनी हद में रहो। अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा, एरिक ने गुस्से से कहा। लेकिन ध्रुव शांत रहा। उसने बिना कुछ बोले एरिक की कलाई और भी कस दी। अब एरिक को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी कलाई में तेज दर्द हो रहा था। माथे पर पसीना आने लगा। आह! रुको, रुको, छोड़ दो! एरिक दर्द से चीखने लगा। एरिक! एरिक! उसके आदमियों ने एरिक की हालत देखी और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगे। रुको! कोई पास मत आना! एरिक ने दर्द के बीच उन्हें रोक दिया। वे वहीं ठहर गए। दोस्त, तुम अभी जवान हो। कोई बेवकूफी मत करो। अपना हाथ हटा लो और मैं दिखावा करूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहते हो? एरिक ने दर्द से हकलाते हुए कहा। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। क्या एरिक जैसे आदमी के लिए दया दिखाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। ध्रुव ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। एरिक दर्द के मारे चीख उठा। आह! बहुत दर्द हो रहा है सर, प्लीज छोड़ दो! तभी कमरे में एक भयावह आवाज गूंजी। दरार! एरिक की हड्डी टूट गई थी। सभी लोग सन्न रह गए। इस विनम्र दिखने वाले युवक ने इतनी क्रूरता से एरिक का हाथ तोड़ दिया था। एरिक दर्द में इतना डूब गया कि बोल भी नहीं पा रहा था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो चुके थे। उसके आदमियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे ध्रुव के करीब जाएं। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, कुछ लोग आपके छूने लायक नहीं होते। इतना कहकर उसने एरिक का हाथ झटका और उसे दूर धकेल दिया। एरिक जमीन पर गिर गया। वह अपने टूटे हुए हाथ को सहलाता हुआ दर्द से कराहने लगा। उसके कुछ आदमी दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगे। कमरे में मौजूद हर शख्स ध्रुव को सहमते हुए देख रहा था, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी खास नहीं किया हो। कुछ मिनट बाद एरिक ने खुद को संभालने की कोशिश की। हालांकि दर्द अब भी असहनीय था, पर वह थोड़ा शांत हो चुका था। उसने ध्रुव को घूरते हुए कहा, बच्चे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अब तुम्हारा अंत हो चुका है। आज के बाद तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बकरी शहर में एक दिन भी चैन से नहीं गुजरेगा। तुम एरिक हो, है ना? आज मैं यहां बैठकर देखूंगा कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जहां तक मिस्टर स्मिथ के परिवार की बात है, बड़ी बड़ी बातें तभी करना जब तुम इस दिन को पार कर सको, ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, मानो एरिक की धमकियां उसके लिए मायने ही नहीं रखती थीं। ठीक है, फिर तुम बस इंतजार करो, एरिक ने गुस्से में कहा और अपना फोन निकालकर डायल करना शुरू कर दिया। एरिक को किसी को बुलाना था, लेकिन अब वह ध्रुव के शांत और आत्मविश्वास भरे रवैये से थोड़ा घबरा गया था। शक्तिशाली हो तो क्या, संख्या में ताकत होती है। 30 से 50 आदमियों को तो तुम हरा नहीं सकते, एरिक ने मन ही मन सोचा। उधर ध्रुव ने भी अपना फोन निकाला और SC.C ग्रुप चैट पर एक संदेश भेजा। क्या साउथ रिवर प्रांत के गोट सिटी से कोई है? ध्रुव S.C.C का मुख्य सदस्य था और उसका यह संदेश ग्रुप में तुरंत सबका ध्यान खींचने लगा। S.C.C के उच्च स्तर के सदस्य हमेशा बाकी लोगों के लिए प्रेरणा होते थे। बहुत से सदस्य इस बड़े शख्स से जुड़ने का मौका तलाशते रहते थे। अब जब यह मौका मिला तो हर कोई आगे आने के लिए उत्साहित था। कुछ ही मिनटों में संदेशों की बाढ़ आ गई। सर, मैं रू सिटी में हूं, गोट सिटी पास ही है, बताइए क्या करना है, मैं तुरंत आ सकता हूं। सर, मैं ईऑन सिटी में हूं, यह भी पास ही है, बोलिए मैं अभी आ जाऊंगा। ऐसे ही 7-8 संदेश जल्दी ही आ गए। सभी ने यह बताने की कोशिश की कि वे बकरी शहर के करीब हैं और जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। एक संदेश ने ध्रुव का खास ध्यान खींचा। सर,
मैं गोट सिटी से ही हूं और अभी यहीं हूं। आप कहां हैं? मैं अभी आ सकता हूं। ध्रुव ने तुरंत उसे निजी संदेश भेजा। मैं ध्रुव हूं, गोट सिटी हॉलिडे इन के प्राइवेट रूम 36 में हूं। यहां थोड़ी परेशानी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल सर, चिंता मत करो। बकरी शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं हल न कर सकूं। मैं 15 मिनट में नहीं, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सर, बस इंतजार करें, मैं अभी आता हूं। ध्रुव ने फोन रखा और तारा की ओर देखा। तारा उसकी तरफ हैरानी और प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी थीं। दूसरी ओर बोरिस फ्लेमिंग अपने दोस्तों के साथ एक स्पा में आराम कर रहा था। युवा महिला मालिश करने वाले उनके पैरों की मालिश कर रहे थे। बोरिस बोर होकर अपना फोन चेक कर रहा था, तभी उसने ग्रुप चैट में ध्रुव का संदेश देखा। साउथ रिवर प्रांत का बकरी शहर? बोरिस ने तुरंत जवाब दिया। जैसे ही उसने संदेश भेजा, ध्रुव ने उसे निजी तौर पर संपर्क किया। ध्रुव से बातचीत के बाद बोरिस बहुत खुश था। यह मौका उसके लिए बहुत बड़ा था। आज बकरी शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, बोरिस ने मुस्कुराते हुए सोचा। गोट सिटी का नंबर एक तानाशाह होने के बावजूद बोरिस असल में एक नौसिखिया ही था। भले ही शहर के 60% से ज्यादा मनोरंजन केंद्र उसके कंट्रोल में थे, लेकिन उसकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं थी। वह गोट सिटी से आगे बढ़कर साउथ रिवर प्रांत के बड़े शहरों में अपना नाम बनाना चाहता था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने काफी पैसा खर्च किया और आखिरकार S.C.C में जगह बना ली। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन S.C. में बोरिस जैसे लोग सिर्फ सबसे निचले स्तर के सदस्य माने जाते थे। वहीं मध्यम और उच्च स्तर के सदस्य प्रांतीय शहरों के बड़े नाम वाले लोग थे। बोरिस इन लोगों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसे यह सब बेकार लगने लगा और उसने सोचा कि अपने इलाके में लौटकर वहां का काम संभालना ही बेहतर होगा। लेकिन अब उसे एक सुनहरा मौका मिला था। S.C. का एक मुख्य सदस्य उससे मदद मांग रहा था। मुख्य सदस्य कौन था? S.C. में मुख्य सदस्यों की संख्या गिनती की थी, शायद दर्जन भर से ज्यादा नहीं। बोरिस ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बड़ा मौका पा सकता है। उसे यह भगवान का तोहफा लगा। बोरिस ने मन ही मन तय कर लिया कि इस मौके को वह बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जहां तक ध्रुव की बताई परेशानी का सवाल था, उसे इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। गोट सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं हल न कर सकूं, बोरिस ने सोचा। बोरिस पहले ही सोचने लगा था कि अगर वह ध्रुव की मदद कर देता है तो वह खुद को S.C. के इस बड़े सदस्य का परिचित कहलाने का हकदार बना लेगा। और अगर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो वह धीरे धीरे इस बड़े व्यक्ति के करीब आ सकता था। यह मौका मैं किसी कीमत पर गंवाने वाला नहीं हूं, बोरिस ने खुद से कहा। जल्दी से उठते हुए उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, तुम लोग मजे करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। उसके दोस्तों ने हैरानी से पूछा, बोरिस, ऐसी क्या जल्दी है कि हमें भी छोड़कर जा रहे हो? हां, आखिरकार इतने दिनों बाद हम मिले हैं, तुम्हारा इस तरह चले जाना सही नहीं है, दूसरे ने कहा। बोरिस थोड़ा शर्मिंदा हुआ। यह पार्टी उसी ने होस्ट की थी और ये तीनों उसके करीबी दोस्त थे, लेकिन वह ध्रुव की मदद के लिए देरी नहीं कर सकता था। तो उसने कहा, S.C. का एक मुख्य सदस्य गोट सिटी हॉलिडे इन में परेशानी में है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। S.C. का मुख्य सदस्य? उसके दोस्तों की आंखें हैरानी से फैल गईं। वे भले ही S.C. के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे इसके बारे में जानते थे और इसमें शामिल होना चाहते थे। समस्या यह थी कि उनके पास कोई मौका नहीं था। बोरिस जब से S.C. में शामिल हुआ था, वह अपने दोस्तों के सामने अपनी उपलब्धि का खूब दिखावा करता था।
इसलिए वे S.C.C की संरचना को थोड़ा बहुत समझते थे। बोरिस जैसे लोग सबसे निचले स्तर के सदस्य थे। उनके ऊपर मध्यम और उच्च स्तर के सदस्य होते थे, लेकिन मुख्य सदस्य वे SCC के प्रमुख संचालक होते थे। उनकी ताकत और प्रभाव जबरदस्त माने जाते थे। पूरे SCC में ऐसे केवल दर्जन भर मुख्य सदस्य थे। ये सभी बड़े और प्रभावशाली लोग थे। बोरिस के दोस्तों ने सोचा कि यह उनके लिए भी एक मौका हो सकता है। वे फौरन उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने कहा, बोरिस, क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हम भी देखना चाहते हैं कि SCC का मुख्य सदस्य कैसा होता है। बोरिस ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। उसे इंतजार करवाना सही नहीं होगा। यह कहकर बोरिस और उसके तीनों दोस्त जल्दी से कपड़े बदलकर हॉलिडे इन की ओर निकल पड़े। हॉलिडे इन प्राइवेट रूम 33। एरिक ने जिन लोगों को बुलाया था वे अब वहां आ चुके थे। करीब 20 लोग कमरे के अंदर थे और कुछ दरवाजे के बाहर खड़े थे। इस वजह से स्मिथ परिवार डरकर कमरे के कोने में सिमट गया। 2 छोटे बच्चे तो इतने डरे हुए थे कि रोने लगे। बाकी लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे परेशान हो गए। उनके लिए यह सब बिल्कुल नया और डरावना था। तारा और उसका परिवार घबराकर ध्रुव को देख रहे थे। उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन इस समय भी ध्रुव शांत भाव से कुर्सी पर बैठा हुआ था। एरिक ने जैसे ही अपने आदमियों को देखा, उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो बच्चू, अभी बड़े बदमाश बन रहे थे, है ना? अब चुप क्यों हो? बोलो, दिखाओ अपनी बदमाशी। सुन लो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। एरिक अपनी नाक को ध्रुव के चेहरे की ओर इशारा करते हुए यह सब बोल रहा था। उसका घमंड उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। तभी स्मिथ परिवार के मुखिया केन ने हिम्मत जुटाई और एरिक से कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं सब चुका दूंगा, बस अपने आदमियों को यहां से ले जाऊं। एरिक हंस पड़ा। पैसे? केन, क्या तुम्हें लगता है कि पैसा आज की बात को सुलझा सकता है? तुम इसमें मत पड़ो। तुम्हारे साथ जो हिसाब करना है वह बाद में करूंगा। पहले इस लड़के का मामला निपटाता हूं। यह कहते हुए एरिक ने अपनी उंगली ध्रुव की नाक पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। उसने एरिक की उंगली को तुरंत पकड़ लिया और तेजी से मोड़ दिया। दरार! कमरे में एक तेज आवाज गूंजी। आ! एरिक दर्द से चीख पड़ा। ध्रुव की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने एरिक की उंगली तोड़ दी थी। अब एरिक के 20 से ज्यादा आदमी जो उसे घेरे खड़े थे, अचानक हरकत में आ गए। जैसे ही वे ध्रुव पर हमला करने वाले थे, दरवाजे पर किसी की कड़क आवाज आई, यहां किसकी हिम्मत है हाथ उठाने की? सब ठहर गए। बोरिस फ्लेमिंग अपने 3 दोस्तों के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इस बीच एरिक जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि उसे बोरिस की आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं दी। एरिक के आदमियों ने बोरिस को देखते ही सिर झुका लिया। बोरिस फ्लेमिंग कौन था? वह गोट सिटी का सबसे बड़ा तानाशाह था। लोग उसे लॉर्ड फ्लेमिंग कहकर बुलाते थे। एरिक जैसा व्यक्ति तो बोरिस के जूतों के लायक भी नहीं था। उसके आदमियों की तो बात ही छोड़ दो। गोट सिटी में अगर किसी ने बोरिस का अपमान किया तो उसे अपनी मौत का पता तक नहीं चलता था। बोरिस ने ध्रुव की ओर देखा और थोड़ा झुकते हुए कहा, आप मिस्टर ध्रुव होंगे, है ना? ध्रुव ने शांत स्वर में पूछा। हां, मैं हूं। क्या आप बोरिस फ्लेमिंग हैं? SCC ग्रुप चैट में सभी अपने असली नाम का इस्तेमाल करते थे। जब ध्रुव ने बोरिस को पर्सनल मैसेज किया था, तब उसने उसका नाम देखा था। ध्रुव ने सिर उठाकर बोरिस को ध्यान से देखा। बोरिस 40 के आसपास का व्यक्ति था, दिखने में शानदार और आत्मविश्वासी। यह साफ था कि गोट सिटी में उसकी स्थिति काफी मजबूत थी। हां,
मैं ही बोरिस फ्लेमिंग हूं, बोरिस ने तुरंत जवाब दिया। बोरिस एसएससीसी के किसी मुख्य सदस्य का अनादर करने की सोच भी नहीं सकता था। ध्रुव भले ही कम उम्र के दिखते हों, लेकिन उनकी हैसियत बोरिस के लिए असंदिग्ध थी। अगर ध्रुव जैसा कोई एसएससीसी का मुख्य सदस्य बन सकता है, तो इसका मतलब था कि उनकी बैकग्राउंड काफी ताकतवर होगी। बोरिस तो हमेशा से ऐसे ताकतवर लोगों के साथ दोस्ती करने का सपना देखता था। जमीन पर पड़े इस आदमी को देखो, ध्रुव ने एरिक की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम इसे जानते हो? यह कह रहा था कि अभी मुझे मार देगा। बोरिस ने एरिक की तरफ देखा और फौरन पहचान लिया। अरे, ये तो एरिक है। बोरिस सोचने लगा, ये वही आदमी है जो हर तरह की गंदी चालें चलकर यहां तक पहुंचा है। सुना है इसके पास काफी आदमी हैं। बोरिस ने बिना समय बर्बाद किए एरिक को एक जोरदार लात मारी। रोना बंद करो, अगर अभी तक नहीं मरे हो तो उठ जाओ, वरना सच में मर जाओगे। बोरिस का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज इतनी कड़क थी कि एरिक के आदमी भी डर के मारे कांपने लगे। अभी तक नहीं मरे हो तो उठ जाओ, नहीं तो सच में मर जाओगे। एरिक दर्द सहते हुए बोरिस की ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर बोरिस पर पड़ी, वह दहशत में आ गया। लॉर्ड फ्लेमिंग, उसने घबराते हुए कहा। उठो, बोरिस ने सख्ती से कहा। हां, मैं अभी उठता हूं। एरिक ने दर्द को सहन करते हुए जैसे तैसे खुद को उठाया। अब घुटनों के बल बैठो और मिस्टर ध्रुव से माफी मांगो, बोरिस ने सख्त लहजे में कहा। मिस्टर ध्रुव, एरिक ने झिझकते हुए ध्रुव की ओर देखा। बोरिस ने एक और लात एरिक की घुटनों के पीछे मारी। एरिक संतुलन खो बैठा और सीधे ध्रुव के सामने घुटनों के बल गिर गया। मिस्टर ध्रुव से माफी मांगो, अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो हम इसे यहीं खत्म मानेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो तुम्हें इसका अंजाम पता है, बोरिस ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। एरिक को अब समझ आ चुका था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे वह संभाल नहीं सकता। मिस्टर ध्रुव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा था, इसीलिए आपको नाराज कर दिया, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, एरिक ने झुकते हुए कहा। धप धप धप। एरिक ने सिर झुकाकर बार बार जमीन को इतनी जोर से टकराया कि हर बार तेज आवाज गूंजती। उसे डर था कि अगर आज ध्रुव से माफी नहीं मिली तो वह गोट सिटी से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। बोरिस ने एरिक को ध्रुव के सामने झुकते देखा और फिर कमरे में मौजूद बाकी लोगों की ओर लापरवाही से नजर डाली। बोरिस की इस नजर ने एरिक के 20-30 आदमी पूरी तरह से डरा दिए। वे सभी एक एक करके घुटनों के बल बैठ गए और ध्रुव के सामने झुकने लगे। धप 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 धप, यह आवाज बार बार कमरे में गूंजने लगी। स्मिथ परिवार यह अचानक हुआ बदलाव देखकर हैरान रह गया। एरिक, जो कुछ देर पहले तक बहुत आक्रामक था, अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और कुत्ते की तरह ध्रुव से माफी मांग रहा था। ध्रुव ने शांत स्वर में केन की ओर देखा और पूछा, मिस्टर स्मिथ, आपको क्या लगता है हमें एरिक के साथ क्या करना चाहिए? केन ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया, मिस्टर ध्रुव, आप ही फैसला करें। वह ध्रुव को उसके नाम से पुकारना चाहते थे, लेकिन बोरिस भी उसे मिस्टर ध्रुव कह रहा था। ऐसे में केन की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे उसका नाम ले। केन जानता था कि एरिक की तुलना बोरिस से करना भी बेकार था। बोरिस को नाराज करना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। वह जानता था कि अगर उसने ध्रुव को सीधे नाम से बुलाया तो यह बोरिस को ऊपर ले जाने जैसा हो सकता था, लेकिन मिस्टर ध्रुव कहना भी अजीब था। आखिर ध्रुव उनकी बेटी तारा का बॉयफ्रेंड था। कौन सा ससुर अपने दामाद को मिस्टर कहकर बुलाता है? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, मिस्टर स्मिथ, आप मुझसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तारा और मैं अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बस ध्रुव कह सकते हैं। इस दौरान बोरिस के 3 दोस्त भी पीछे से खड़े ध्रुव को देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि एक सुपर यंग मास्टर आखिर कैसा दिखता है, लेकिन ध्रुव को देखकर वे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए।
उनके ख्याल में ध्रुव उनसे ज्यादा अलग नहीं था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करने का बहुत कम अनुभव था। ध्रुव ने आराम से खड़े होकर एरिक के फ्रैक्चर हो चुके हाथ पर पैर रख दिया। अगले ही पल उसने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। कमरे में मौजूद हर किसी को ठंडी हवा का एहसास हुआ और वे अपने आप कांपने लगे। एरिक, जो पहले से ही शारीरिक और मानसिक पीड़ा में था, इस दर्द को और सहन नहीं कर सका। वह चीखने के बजाय तुरंत बेहोश हो गया। बोरिस और उसके 3 दोस्त एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इस वक्त ध्रुव सच में एक सुपर यंग मास्टर लग रहा था। ऐसा दबाव कोई आम व्यक्ति नहीं दे सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भारी पहाड़ के नीचे दब गए हों। फिर ध्रुव ने अपनी मानसिक शक्ति तुरंत वापस खींच ली। उसका इरादा केवल उन्हें डराना था। उसे इस बात की चिंता थी कि एससीसी के मुख्य सदस्य के रूप में उसकी स्थिति बोरिस को डराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए उसने मानसिक दबाव का इस्तेमाल किया। आखिरकार तारा और उसका परिवार अभी भी गोट सिटी में रहने वाला था। अगर वह उनकी मदद कर रहा था तो उसे पूरी तरह मदद करनी थी। सच कहें तो ध्रुव ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अभी अभी एससीसी में शामिल हुआ था और उसे संगठन की संरचना की पूरी जानकारी नहीं थी। एससीसी में मुख्य सदस्य होना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन इसकी स्थिति उच्च स्तरीय सदस्यों जैसी नहीं थी। बोरिस, जो एक लोअर लेवल मेंबर था, के लिए यह सब काफी डरावना था। वो ध्रुव के खिलाफ किसी भी तरह का बुरा इरादा रखने की सोच भी नहीं सकता था। बोरिस, ये मिस्टर स्मिथ हैं और ये मेरे अच्छे दोस्त के पापा हैं। मुझे चाहिए कि तुम गोट सिटी में इनका ध्यान रखो, ध्रुव ने केन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब ऐसा लग रहा था कि गोट सिटी में बोरिस की पोजीशन इतनी लो नहीं होनी चाहिए। अगर वो केन और उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए यहां है तो उनके पास एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका होगा। चिंता मत करो मिस्टर ध्रुव, मिस्टर स्मिथ का काम अब मेरा काम है। अगर ये कहीं और होता तो मैं कुछ गारंटी नहीं देता, लेकिन जब तक ये गोट सिटी में है मैं वादा करता हूं कि ये बिना किसी प्रॉब्लम के ग्रो करेगा। बोरिस ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। वो ध्रुव के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था। साथ ही अगर गोट सिटी में किसी की सिक्योरिटी का सवाल आता तो बस बोरिस का एक वाक्य काफी था। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा बोरिस। अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे संपर्क करना, ध्रुव ने बोरिस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ मिस्टर ध्रुव, बोरिस ने एक्साइटमेंट से जवाब दिया। मिस्टर स्मिथ, चलिए अब चलते हैं, बाकी सब बोरिस पर छोड़ दो, ध्रुव ने केन और उनके परिवार से कहा। यह कहने के बाद ध्रुव सबसे पहले बाहर निकल गया। उसके बाद केन और उनका परिवार भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वो गलियारे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि वहां घुटनों के बल बैठे लोगों की एक लाइन लगी थी। ये सब एरिक के बुलाए हुए लोग थे और अब सब जमीन पर घुटनों के बल डरते हुए बैठे थे। वो लोग ध्रुव से नहीं डर रहे थे। ध्रुव उनके लिए अब भी एक पहेली जैसा था। असली डर उन्हें बोरिस से था। गोट सिटी में बोरिस को नंबर 1 डिक्टेटर यूं ही नहीं कहा जाता था। उसने अपने कामों से यह साबित कर दिया था। हॉलिडे इन से बाहर निकलने के बाद ध्रुव रिवर सिटी वापस जाना चाहता था। यह जगह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव थी और अगर वो तुरंत निकलता तो सुबह तक रिवर सिटी पहुंच जाता। दूसरी तरफ केन और उनका परिवार चाहता था कि ध्रुव रात भर वहीं रुक जाए। वो ध्रुव से बात करना चाहते थे, जो गोट सिटी के सबसे बड़े डिक्टेटर को कंट्रोल कर सकता था। वो लोग इस दोपहर की बेइज्जती से जुड़ी किसी भी बुरी फीलिंग को कम करना चाहते थे, खासकर वो लोग जिन्होंने ध्रुव का मजाक उड़ाया था या उसे चिढ़ाया था। अगर उन्हें पहले से पता होता कि ध्रुव इतना पावरफुल है तो वो तुरंत उससे दोस्ती करने की कोशिश करते। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने ध्रुव को नीचा दिखाने की गलती की है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद
वो लोग ध्रुव की पावर देखकर डर गए थे, इसीलिए अब सीधे जाकर उससे बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। केन ने धीरे से तारा के कपड़े खींचे। वो उसे इशारा कर रहा था कि ध्रुव को रोकने के लिए कहे। ध्रुव कार में बैठने के लिए कार का दरवाजा खोल ही रहा था। ध्रुव, तारा ने पुकारा। हम? ध्रुव ने अपना सिर घुमाकर तारा की तरफ देखा। क्या तुम रात भर रुक सकते हो? तारा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ध्रुव नहीं कहना चाहता था, लेकिन तारा के मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी पुरानी आदतें वापस आ गईं। ध्रुव को हमेशा यह अजीब लगता था कि वो खुद को उन लड़कियों को मना करने में असहज महसूस करता था जो उसके करीब थीं और उसके लिए अच्छी थीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ध्रुव किसी प्लेबॉय की तरह बर्ताव करता था या प्यार में चंचल था। असल में जब से उसका काव्या के साथ रिश्ता खत्म हुआ था, उसके बाद से ही उसके आसपास कई खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन इस दौरान उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उसकी इमेज खराब हो। पिछली बार जब अमेलिया के साथ कुछ हुआ था, तो अगर आंटी सैली वाली घटना न होती तो शायद कुछ हो सकता था। हालांकि यह भी सच था कि अमेलिया ने एक मर्द के तौर पर उसके ईगो को ठेस पहुंचाई थी। वो जानता था कि अमेलिया उसे जानबूझकर लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो गुस्सा हो गया। ध्रुव का मानना था कि दुश्मनों के लिए सख्त और दोस्तों के लिए नरम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे कल सुबह निकलना होगा। वापस जाकर मुझे कुछ काम निपटाने हैं, ध्रुव ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। ठीक है, तारा ने खुशी से चहकते हुए उसकी बांह पकड़ ली। केन और उसका परिवार खुश था कि ध्रुव रुकने के लिए तैयार हो गया। जब वहां के युवाओं ने ध्रुव की कार देखी तो वो उसे चलाने के लिए उतावले हो गए। उनके लिए इतनी बेहतरीन स्पोर्ट्स कार को देख पाना एक बड़ा आकर्षण था। हालांकि उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उनके लिए ये चौंकाने वाली बात नहीं थी कि ध्रुव के पास ऐसी महंगी कार है। उनके हिसाब से यह ध्रुव के यंग मास्टर के दर्जे के लिए एकदम सही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस जरूर हुआ कि उन्होंने यह सब पहले क्यों नहीं देखा। अगर वो ध्रुव की कार को पहले नोटिस कर लेते तो शायद उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत न करते। इसी बीच ध्रुव ने तारा को घर छोड़ा और सभी लोग वापस तारा के घर चले गए। हॉलिडे इन के प्राइवेट रूम 36 में अब सिर्फ बोरिस, उसके 3 दोस्त, एरिक जो बेहोश पड़ा था, और एरिक के घुटनों के बल बैठे दर्जनों आदमी बचे थे। तुम लोग क्या सोचते हो? बोरिस ने अपने दोस्तों से पूछा। पहले तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ लगा जैसे कोई पहाड़ मेरे सामने खड़ा है। बहुत ज्यादा दबदबा महसूस हुआ। मुझे भी। उस वक्त मुझे लगा जैसे ठंडी हवा बह रही हो। ये यंग मास्टर कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। एससीसी के मुख्य मेंबर्स में कोई भी साधारण नहीं होता। दोस्तों, गैस करना बंद करो और इस गड़बड़ को साफ करो। बोरिस, अगर तुम सच में इस बड़े खिलाड़ी से दोस्ती कर पाओ तो हमें मत भूलना। चिंता मत करो, अगर मैं सफल हुआ तो तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, बोरिस ने जवाब दिया। बोरिस को लग रहा था कि ध्रुव ने एरिक जैसे किसी छोटे मोटे इंसान के लिए अपना हाथ गंदा करना जरूरी नहीं समझा और इसलिए उसे मदद के लिए बुलाया। अगले दिन ध्रुव उठा, नाश्ता किया और रिवर सिटी के लिए निकल गया। तारा एक दिन और घर पर आराम करना चाहती थी तो वह उसके साथ नहीं गई। तारा के कुछ रिश्तेदारों ने ध्रुव की तारीफ की, लेकिन बाकी कुछ खास नहीं हुआ। इस तरह समय धीरे धीरे गुजरता गया। 3 दिन बाद आखिरकार ध्रुव को तानिया का फोन आया। उसने कहा कि वह एक खास प्रोजेक्ट पर नजर रख रही है। उसकी बनाई हुई टीम के सर्वे के मुताबिक यह प्रोजेक्ट निवेश करने लायक है, लेकिन दिक्कत यह थी कि दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा रकम मांग रही थी। इसलिए तानिया ने ध्रुव से उसकी राय पूछी। ध्रुव ने ज्यादा कुछ कहने के बजाय तुरंत पैसे भेज दिए। उसने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि वह चाहता था कि दूसरी पार्टी और ज्यादा कीमत मांगे। उसे लगता था कि उसके पास पैसे खर्च करने के बहुत कम मौके हैं। जो पैसा वह खर्च करता था उससे उसकी लाइफस्टाइल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसने $200 मिलियन से सिर्फ आंटी डायना और आंटी सैली के लिए 2 घर खरीदे थे और अभी भी उसके पास एक $100 मिलियन बाकी थे। अब उसे छोटे मोटे भव्य पॉइंट, लग्जरी आइटम्स में दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे अपने पॉइंट तेजी से बढ़ाने थे तो उसे जबरदस्त निवेश करना पड़ता। हालांकि ध्रुव जानता था कि बेतरतीब तरीके से निवेश करना सही नहीं है। अगर वह नियमों के खिलाफ जाकर काम करता तो हो सकता था कि कोई गलत इरादे वाला इंसान उसकी ओर ध्यान देने लगता। उसने महसूस किया कि फिलहाल उसके पास अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करने की पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए वह अभी बड़े कदम उठाने से बच रहा था। अगर वह पावर की बात करे तो वह अभी भी अपने सफर की शुरुआत में था। वह टी फैक्शन के स्टेन वॉर्नर और क्लिंटन जिमरमैन जैसे बड़े खिलाड़ियों से काफी पीछे था। यहां तक कि अगर उसे जैकरी और चार्ल्स से मुकाबला करना पड़ता तो वह अभी उनके लेवल तक नहीं पहुंचा था। और जहां तक योग्यता की बात है, पॉल ने उसे बताया था कि जितने भी युवा उसने देखे हैं उनमें ध्रुव सबसे शक्तिशाली है। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अभी भी बहुत से अनुभवी लोग हैं जो ध्रुव को हरा सकते हैं। ध्रुव ने तय किया कि उसे एक ऐसी ताकत बनानी है जो पूरी तरह से उसकी अपनी हो। उसने सोचा, एक दिन मैं दुनिया की टॉप 1000 कंपनियों में से 800 में हिस्सेदारी रखूंगा। जब ऐसा होगा तो उसकी एक हल्की सी हरकत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती थी। कितना दमदार होगा वो पल। इसी महत्वाकांक्षी मिशन के लिए उसने तानिया को चुना। एक तो इसलिए कि ध्रुव के पास बचपन में पैसे नहीं थे और उसके पास इस तरह की क्षमताओं वाला कोई इंसान नहीं था। जितने लोगों से वह मिला उन सबको ध्यान से देखने के बाद उसे तानिया पर सबसे ज्यादा भरोसा हुआ। तानिया के पास स्किल्स थीं और बड़े लक्ष्य भी। दूसरा कारण यह था कि तानिया के परिवार ने पहले उसे ढूंढने की कोशिश की थी। उस घटना के बाद ध्रुव को तानिया की सोच और उसके चरित्र को समझने का मौका मिला। वह जानता था कि तानिया उन लोगों में से थीं जो एहसान को याद रखती हैं और उसे चुकाने की कोशिश करती हैं। भले ही उसके माता पिता ने बचपन में उसे बहुत कठोर तरीके से पाला हो, लेकिन जब उसने खुद पैसे कमाना शुरू किया तो भी उसने अपने परिवार का ख्याल रखा। अपने खर्चों को छोड़कर वह मुश्किल से कोई पैसा बचा पाई थी। ध्रुव के लिए स्किल्स, योग्यता इतनी जरूरी नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी बात थी चरित्र। अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता तो भले ही वह कितना भी काबिल क्यों ना हो, ध्रुव उसे कभी अपने करीब नहीं आने देता। इसलिए ध्रुव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी तानिया का कैरेक्टर। उसे यकीन था कि तानिया जैसी महिला अगर गुस्सा करना छोड़ दे तो अपने परिवार की मदद करना कभी बंद नहीं करेगी। वह कैसे मदद करेगी, यह पूरी तरह से तानिया पर निर्भर था। ध्रुव ने जब पहली बार यह सिस्टम हासिल किया तो उसने फैसला किया कि जब तक वह पूरी तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेता तब तक अपनी पूरी ताकत किसी को नहीं दिखाएगा। इस वक्त विनम्र बने रहना ही सबसे सही कदम था। यह उसका सबसे बड़ा गुप्त हथियार बन सकता था। अब उसे बस यह करना था कि ज्यादा से ज्यादा भव्य अंक, लग्जरी पॉइंट्स बचाए और देखे कि क्या सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ अधिकतम शारीरिक और मानसिक ताकत होना काफी नहीं था। जब तानिया को $2 बिलियन का फंड मिला तो ध्रुव के भव्य अंक तुरंत नहीं बढ़े, लेकिन अगले ही दिन 20 अंक बढ़े, जिससे उसका कुल स्कोर 101 हो गया। इससे ध्रुव का शक सही साबित हुआ। भव्य अंक तभी बढ़ेंगे जब सुपर भव्य सिस्टम में पैसा खर्च होगा। यह अंक तब नहीं बढ़ते जब वह पैसे डोनेट करे या किसी को ट्रांसफर करे, जैसा कि तानिया के मामले में हुआ। अगर ऐसा नहीं होता
तो ध्रुव के लिए सीधा $1 ट्रिलियन अपनी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना ज्यादा आसान होता। यह सिस्टम काफी सिंपल था। इसका मकसद था कि ध्रुव पैसा खर्च करे और बदले में उसका स्कोर बढ़े। इसके बाद ध्रुव ने एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया। उसने पॉल से कहा कि वह उन भाड़े के सैनिकों से संपर्क करे जिन्हें वह विदेश में मिला था। देशी हो या विदेशी, अगर वे टीम में शामिल होने को तैयार हों तो उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन शर्त यह थी कि उनका कैरेक्टर सही होना चाहिए। जैसे कि ध्रुव कभी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो किसी अपराध के कारण विदेश भागने को मजबूर हुआ हो। इसके अलावा ध्रुव ने पॉल से कहा कि वह वेन और गॉर्डन की मदद ले ताकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को ठीक से चलाया जा सके। हालांकि मौजूदा समय में ध्रुव के पास इतनी ताकत थी कि शायद ही कोई उसे धमकाने की हिम्मत करता, और अगर कोई ऐसा करता तो वेन और गॉर्डन भी मददगार नहीं होते। पिछले कुछ दिनों से ध्रुव इतना व्यस्त था कि उसने क्लास अटेंड नहीं की। इसी वजह से उसके टीचर ने उसे फोन करके क्लास में आने को कहा। ध्रुव को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, क्या टीचर ने नहीं कहा था कि लेबर डे टैलेंट शो के बाद वह अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकता है? बाद में उसे पता चला कि किसी ने सीधा यूनिवर्सिटी के चांसलर से शिकायत कर दी थी। शिकायत में कहा गया था कि ध्रुव क्लास से अक्सर गायब रहता है और उसका रवैया एक छात्र जैसा नहीं है। यह साउथ रिवर यूनिवर्सिटी जैसे मशहूर स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता था। इसके चलते चांसलर ने उसके टीचर को भी फटकार लगाई। टीचर का फोन आने के बाद ध्रुव सीधा चांसलर के ऑफिस पहुंचा। टॉक टॉक! ध्रुव ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक गहरी और राजसी आवाज आई, आइए। ध्रुव ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। चांसलर ओलिवर कार्सन अपनी सीट पर बैठे हुए कुछ दस्तावेज देख रहे थे। ध्रुव को आते देख ओलिवर ने उसे गौर से देखा और पूछा, हाँ बताइए, क्या बात है? नमस्ते मिस्टर कार्सन, मैं ध्रुव हूं, बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का तीसरे साल का छात्र। ध्रुव ने ओलिवर के सामने की कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ ठीक है, और? ओलिवर ने पूछा। उन्हें पता था कि ध्रुव बाकी छात्रों से अलग है। आमतौर पर जब छात्र उन्हें देखते थे तो डर जाते थे, लेकिन ध्रुव में एक अलग ही बेफिक्री थी जो ओलिवर को खास लगी। मिस्टर कार्सन, मुझे कैंपस के बाहर कुछ जरूरी काम निपटाने होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी छुट्टी मांगूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यह विशेष अनुमति देंगे। ध्रुव ने बिना झिझके कहा। ओ, तो आप कह रहे हैं कि जब चाहें तब छुट्टी लेने की इजाजत चाहिए, और ऐसा क्यों? ओलिवर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्हें यह जानने में दिलचस्पी थी कि ध्रुव को ऐसा अजीब अनुरोध करने का साहस कैसे हुआ, और ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव को पूरा भरोसा था कि वह मान जाएंगे। क्योंकि मैं कैंपस के बाहर एक बिजनेस चला रहा हूं मिस्टर कार्सन, इस वजह से मुझे काफी व्यस्त रहना पड़ता है, ध्रुव ने शांति से जवाब दिया। बिजनेस? मिस्टर ध्रुव, यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को बिजनेस शुरू करने में सपोर्ट करती है। अगर आप हमें इसके जरूरी डॉक्यूमेंट देंगे तो हम इसे रिव्यू कर सकते हैं और आपको वह विशेष अनुमति दे सकते हैं, ओलिवर ने गंभीरता से कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए सीधे आपके पास आया हूं, ध्रुव ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ओ, मिस्टर ध्रुव, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी यह डिमांड मान लूंगा? ओलिवर ने सवाल किया। मुझे लगता है कि आप मना नहीं करेंगे मिस्टर कार्सन। और वह क्यों? ओलिवर ने थोड़ा झुकते हुए पूछा। क्योंकि मैं साउथ रिवर यूनिवर्सिटी को $100 मिलियन दान करने वाला हूं। इसमें से 50 मिलियन गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड के तौर पर इस्तेमाल होंगे और बाकी 50 मिलियन यूनिवर्सिटी की सुविधाएं सुधारने में लगाए जाएंगे। मिस्टर कार्सन, आप क्या सोचते हैं? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओलिवर ने ध्रुव की बात सुनी तो वे हैरान रह गए। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी को $100 मिलियन का दान? यूनिवर्सिटी की स्थापना के इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था।
यहां तक कि देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों ने भी इतने बड़े दान का अनुभव नहीं किया था। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी देश के टॉप 10 संस्थानों में से एक थी। इतने सालों में उन्होंने कई बड़ी हस्तियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन ज्यादातर दान केवल कुछ मिलियन डॉलर तक ही सीमित थे। इतने लंबे समय में सबसे बड़ा दान एक पूर्व छात्र ने किया था, जो अब एक अरबपति व्यापारी था। उसने विश्वविद्यालय को 20 मिलियन डॉलर का दान दिया था, और अब एक तीसरे साल का छात्र कह रहा था कि वह 100 मिलियन डॉलर दान करेगा। यह सुनकर किसी को भी शक होता। ओलिवर को भी लगा कि ध्रुव मजाक कर रहा है। मिस्टर ध्रुव, क्या आप वाकई साउथ रिवर यूनिवर्सिटी को 100 मिलियन दान करना चाहते हैं, या फिर आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? ओलिवर ने अपनी कुर्सी सीधी करते हुए गंभीर लहजे में पूछा। बिल्कुल, नहीं तो मैं आपके पास क्यों आता, बातचीत करने? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे बातचीत ही करनी होती तो क्या यह बेहतर नहीं होता कि मैं महिला छात्रों से बात करने चला जाता? ओलिवर ने ध्यान से ध्रुव को देखा। ध्रुव में बाकी छात्रों जैसा डर या झिझक बिल्कुल नहीं थी। इसके बजाय उसका आत्मविश्वास और बेफिक्र रवैया ओलिवर को चौंका रहा था। वह निश्चित रूप से ओलिवर से डरता नहीं था। क्या वह किसी बड़े या प्रभावशाली परिवार का बेटा था? हो सकता है, लेकिन क्या तीसरे साल का कोई छात्र बिजनेस शुरू करके 100 मिलियन कमा सकता है? ओलिवर को यह बात हजम नहीं हो रही थी। अगर ध्रुव 1 अरब दान करने की बात कर रहा था, तो उसके पास कुल कितनी संपत्ति होगी? 1 अरब या 10 अरब? अगर वह मजाक करने के लिए नहीं आया था, तो जाहिर है वह किसी बड़े और कुलीन परिवार का वारिस होगा। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी को 100 मिलियन डॉलर मिल जाते हैं, तो वह बहुत कुछ कर सकती है। प्रांत के बड़े और प्रभावशाली विशेषज्ञों को काम पर रखा जा सकता है। ओलिवर का सपना था कि साउथ रिवर यूनिवर्सिटी देश के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में शामिल हो। ठीक है मियां ध्रुव, ओलिवर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप सच में 100 मिलियन का दान करेंगे तो मैं आपको यह खास अनुमति दूंगा। साथ ही मैं साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद कहूंगा। लेकिन अगर आप मुझे मूर्ख बनाने आए हैं, तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो फिर यह सौदा पक्का हुआ, मी कार्सन, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस मुझे यह गारंटी चाहिए कि मेरा दान गुमनाम रहेगा। मैं नहीं चाहता कि कैंपस में लोग मुझे बंदर की तरह घूरते रहें। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओलिवर ने ध्रुव को यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग ले जाया। उन्होंने प्रमुख अधिकारियों को भी बुला लिया। जब ध्रुव ने दान की प्रक्रिया पूरी कर दी और यूनिवर्सिटी को 100 मिलियन मिल गए, तब भी वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। पिछले समय में जब भी किसी ने कुछ मिलियन डॉलर का दान दिया था, तो यूनिवर्सिटी इसे बड़ा मामला बनाती थी। वे एक भव्य समारोह आयोजित करते थे। लेकिन अब 100 मिलियन डॉलर का दान बिना किसी धूमधाम के बस ऐसे ही पूरा हो गया। ध्रुव का नाम अब यूनिवर्सिटी के प्रमुख दाताओं की सूची में शामिल हो गया। सभी अधिकारियों ने समझ लिया कि वह एक बड़े कद का व्यक्ति है, इसलिए उसे नाराज न करने का पूरा ध्यान रखा गया। मी ध्रुव, साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आपके योगदान के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। आप जैसे दानी व्यक्ति का साथ हमारे लिए गर्व की बात है। ओलिवर ने ध्रुव का हाथ थामते हुए कहा, 100 मिलियन डॉलर का दान यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ था। ध्रुव, जो अब भी तीसरे साल का छात्र था, प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था। वह चुपचाप इस योगदान को गुमनाम रखना चाहता था। ओलिवर ने सोचा, एक छात्र जिसने इतनी कम उम्र में बिजनेस शुरू किया और इतना बड़ा दान दिया, उसमें अपने संस्थान के प्रति कितनी गहरी लगन होगी। और यह भी साफ था कि अगर वह इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर सकता है,
तो यह यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। ओलिवर का दिल खुशी से झूम उठा। यह दान न केवल विश्वविद्यालय के विकास में मदद करेगा, बल्कि उसकी लोकप्रियता भी बढ़ाएगा। इससे ज्यादा छात्र आकर्षित होंगे और यूनिवर्सिटी को कई फायदे होंगे। माइक कार्सन, आप बहुत दयालु हैं। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी मेरी मातृ संस्था है। यहीं से मैंने सीखा है कि कैसे एक बेहतर इंसान बनना है। मुझे लगता है कि हर छात्र को भविष्य में यूनिवर्सिटी के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, ध्रुव ने विनम्रता से कहा। इसके बाद स्कूल के प्रमुखों ने एक एक कर ध्रुव से हाथ मिलाया और धन्यवाद दिया। ध्रुव ने भी सबको मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चूंकि ध्रुव ने दान को गुप्त रखने की इच्छा जताई थी, इसलिए यूनिवर्सिटी ने कोई औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। दान करने के बाद ध्रुव ने स्कूल छोड़ दिया और समय समय पर छुट्टियां लेने लगा। उसे अब क्लास अटेंड करना उतना जरूरी नहीं लगता था। दरअसल उसका दिमाग तेज था। वह चीजें जल्दी सीख सकता था और उसे भरोसा था कि वह फेल नहीं होगा। वह केवल उन क्लासेस में जाता जो उसे सबसे ज्यादा जरूरी लगती, और अगर वह कभी फेल भी हो जाता तो उसे यकीन था कि यूनिवर्सिटी उसे पास करवा देगी। ये वीकेंड था। सैली का इलाज आधे महीने तक चला और अब वह लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इस हफ्ते के अंत में उन्होंने शू सिटी जाने का प्लान बनाया ताकि वहां से कुछ जरूरी सामान लाया जा सके। ध्रुव ने सोचा कि वह आंटी डायना के परिवार को भी रिवर सिटी में शिफ्ट होने के लिए मना लेगा। साथ ही वह अपने माता पिता के मुआवजे का हिसाब भी करेगा। उसे लगा कि जब तक उसका परिवार पूरी तरह से बस नहीं जाता, वह मन लगाकर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लिली पहले ही यूनिवर्सिटी वापस लौट चुकी थी। शुक्रवार शाम को सैली, उसके पति, उनकी बेटी, ध्रुव और 2 ड्राइवर वेन और गॉर्डन शू सिटी के लिए निकले। ध्रुव ने हाल ही में एक और जेड वैगन खरीदी थी ताकि वेन और गॉर्डन बारी बारी से गाड़ी चला सकें। दोनों पूर्व सैनिक थे और अगर जरूरत पड़े तो बिना सोए भी काम कर सकते थे। वे शाम 6 बजे रवाना हुए और आधी रात को शू सिटी पहुंचे। ध्रुव ने आंटी सैली और उनके परिवार को उनके घर छोड़ा। इसके बाद वह वेन और गॉर्डन के साथ एक होटल में रुकने चला गया। सैली चाहती थीं कि ध्रुव उनके घर पर रहे। आखिरकार वह 2 साल तक उनके साथ वहीं रहा था, लेकिन ध्रुव को लगा कि अब वह और उनकी बेटी जेसी बड़े हो गए हैं। दोनों को अपनी प्राइवेसी की जरूरत थी। लिली के कमरे में रुकना भी सही नहीं लगता था, इसलिए उसने होटल में रुकने का फैसला किया। सैली को यह बात समझनी पड़ी और उसने ध्रुव को अलविदा कहा। जाने से पहले ध्रुव ने अपने चाचा बॉबी के नाम पर लिखित मुआवजा अनुबंध मांगा। ध्रुव, सच कहूं तो तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से यह मुआवजा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस बात से नाराज हो, सैली ने गंभीर स्वर में कहा। बॉबी ने कई बार गलत किया है, लेकिन दिन के अंत में वह तुम्हारे चाचा हैं। उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। मैं चाहती हूं कि तुम इस मामले में सीमा न लांघो, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं समझता हूं आंटी सैली, मैं सिर्फ वही वापस लेना चाहता हूं जो मेरा है। सैली ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। अब जाओ।